नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, आज जो है हम लोग पर्यावरण वाले पोर्शंस को देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो वन लाइनर है उसको देखेंगे। काहे कि आगे जो एग्ज़ाम है अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 की जो है नियमावली है वो बहुत ज़ोर शोर से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है ये पोर्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें लगा कि इस पे जो है जितने भी वन लाइनर है पर्यावरण से संबंधित 3 से 4 दिनों में आप लोगों को क्लियर करा के दे दें। और हाँ, आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें। जो आप जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 1 to 5 में जो दिया हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न उसको देखें, या 5 to 8 में जो है वहाँ तक देखें, या 11-12 के लिए भी हैं तो वहाँ तक हाई स्कूल तक के लिए आप लोग पहले एनवायरनमेंट के जितने भी सेक्शन हैं उसको टेक्स्ट बुक में पढ़ें। फिर आप आइए यहाँ पे आपको फैक्ट वन लाइनर के रूप में फैक्ट मिलेगा। जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े रहिएगा तब तक आपको वन लाइनर समझ से बाहर होगी। इसको आप जो है सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में देखिए। 20 मिनट 22 मिनट का जो वीडियो बनता है इसको 1.5 के स्पीड में करके देखिए, जो फटाफट हो जाए। तो इसको आप जो है एक प्रकार से सुपर फास्ट रिवीजन के लिए इसको यूज कीजिए, इस वीडियो को देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। देखिए, सबसे पहली बात है पर्यावरण है। तो पर्यावरण कहते किसे हैं? जीवधारियों के आसपास जो आवरण है, जीवधारियों और पेड़ पौधों के आसपास जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है, अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो। चलिए अब देखते हैं आगे इससे संबंधित वन लाइनर। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जैव मंडल एवं बायोम। एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर एंड बायोम। अब देखिए, अब वन लाइनर पर चलते हैं। जैव मंडल के उपविभाजन है। जैव मंडल के जो है उपविभाजन जो किया गया है, इसको 3 रूप में इसका विभाजन किया गया है। जैव मंडल के अंतर्गत कितना आता है? वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है और जलमंडल भी आता है। मतलब जहाँ जीव रहता है उसको जैव मंडल कहा जाता है। तो जैव मंडल के 3 गो विभाजन है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। नेक्स्ट है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियां जो परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करती है उसे जैविक समुदाय कहते हैं। जहां कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो विभिन्न प्रजातियां की जीव जंतु होती हैं जो परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करती है उसे क्या कहा जाता है? जैविक समुदाय कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है पिछले कई एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना कहलाती है। प्रजातीय संरचना जो है कहलाती है किसी समुदाय के वर्ष भर में उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना। नेक्स्ट है, वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं। ये कीस्टोन प्रजातियां जो है जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता के बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण की मुख्य भूमिका निभाती हैं। कार्य है कि वे प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है वो क्या कहलाती है? वे फाउंडेशन प्रजातियां कहलाती है जो कि अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, मछली किसी जल प्रदूषण के स्तर को ज्ञात करने हेतु एक प्रजाति है। ये संकटक प्रजाति है, मछली किसी जल के प्रदूषण स्तर को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, नदी तट पर घास के मैदान, पर्वत व घाटी का मिलन स्थान, जंगलों के अंतिम बिंदु जहाँ एस्चुरी समुद्र से मिलती है आदि उदाहरण है। ये कोण प्रवाह के जो उदाहरण है, जहाँ नदी तट पर घास के मैदान, पर्वत, घाटी का मिलन स्थान, जंगलों के अंतिम बिंदु और जहाँ एस्चुरी जो है समुद्र से मिलती है, ये सब उदाहरण किसके हैं? कोण प्रभाव के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कोण क्षेत्र पर आकाश की अधिक उपलब्धता उत्पादकता के लिए होती है। कोण क्षेत्र पर जो है प्रकाश की अधिक उपलब्धता किसके लिए होती है? उत्पादकता के लिए जो है वो लाभकारी होता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक जीवों के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में अपघटक जीवों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं?
ये जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, केचुआ आते हैं, विशेष प्रकार के कीट व घोंघे इत्यादि जो है ये सब खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटक के रूप में आते हैं। जो अपशिष्ट रहता है उसको सड़ा गला के ये खत्म कर देते हैं, वही अपघटक कहलाता है। फसली भूमि जीवोम है, ये मानव जनित जीवोम है। फसली भूमि जीवोम जो है मानव जनित जीवोम है। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? कह रहा है कि जीव से जो है जैव मंडल तक का जो है सही संगठन का सही क्रम क्या है? सबसे पहले इसमें आ जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या के बाद आ जाएगा समुदाय, समुदाय जब आएगा तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आएगा। उसके बाद जो है ये भूदृश्य के रूप में ये संगठन का सही क्रम है जीव से जैव मंडल की ओर का। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी कर्मता, व्यापक नीच कर्मता निकेत का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? जोसेफ ग्रीनेल ने इसको प्रतिपादित किया था, जोसेफ ग्रीनेल। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी कर्मता व्यापक नीच का सिद्धांत प्रदर्शित करता है। किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को कौन प्रदर्शित करता है? पारिस्थितिकी की कर्मता व्यापक नीच का सिद्धांत जो है किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित करता है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? जो अलग अलग समुदाय के बीच जो है एक संक्रांति क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? वो जो है इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होता है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सहजीवी संबंध बनाने वाले जीवों के समूह है। सहजीवी संबंध बनाने वाले जीवों के समूह कहा जा रहा है, कौन सा है? वो नाइडेरिया, कवक, फंजाई तथा आदि जंतु, प्रोटोजोआ आदि जो है सहजीवी संबंध बनाने वाले जीवों के समूह में हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। पीरिटोटाइप पादप अनुकूल होते हैं। शुष्क वातावरण के लिए जो है पीरिटोटाइप पादप जो है अनुकूल होते हैं। चलिए अब जो है मेन जो है पर्यावरण का जो मेन शुरुआत होता है वो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से ही शुरुआत होती है। इसको देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस डाला जाता है तो इस चैप्टर से एक प्रश्न अवश्य डाला जाता है। चलिए देखते हैं। मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि पारितंत्र के घटक है। ये जो है अजैविक पारितंत्र के घटक है। मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि जो है अजैविक पारितंत्र के घटक है। मतलब जिसमें जीवों के द्वारा जो घटनाएं नहीं होती है वो अजैविक घटक कहलाता है। पारितंत्र में उत्पादकता, उपभोक्ता, अपघटक किस घटक के अंतर्गत आते हैं? वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जीव जो है भाग लेता है। जैविक घटक के रूप में कौन सा आता है? जैविक घटक के पारितंत्र में उत्पादकता, उपभोक्ता व अपघटक जिस घटक के अंतर्गत आता है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का जो है प्रवाह अभी आप लोगों को आगे मिलेगा, इससे रिलेटेड और सारे फैक्ट लिंडेमान थ्योरी के बारे में भी मिलेगा। 10% कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ये भी मिलेगा। तो जो है इसमें वही बात हो रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह किधर कैसे होता है। इसमें एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को पिछले पोषण स्तर के जीवों से ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ अगर कोई भी चीज़ है तो इसको अगर 90% जो है ऊर्जा अगर मिल रही है तो इसके जो है 10% ऊर्जा ही आगे को मिलेगा। फिर इसको अगर 9 मिल रहा है तो इसके जो है 10% ऊर्जा ही यहाँ पे मिलेगा। तो वही कह रहा है पोषण स्तर के जीवों के लिए पिछले पोषण के स्तर पर ऊर्जा
पिछले पोषण के स्तर से जीवों से ऊर्जा मात्रा प्राप्त होती है, मात्र 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ती है उसका, जितना वो पीछे वाला ऊर्जा गेन करता है। पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? ये सूर्य तप जो है पारितंत्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, ये सौर विकिरण पे जो है प्राकृतिक पारितंत्र पूर्ण रूप से निर्भर रहता है सौर विकिरण पे। प्राकृतिक पारितंत्र को बांटा गया है स्थलीय व जलीय पारितंत्र में, जो है प्राकृतिक पारितंत्र को बांटा गया है। नेक्स्ट है स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? वन, घास के मैदान, मरुस्थल व टुंड्रा जो है स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जलीय पारितंत्र के अंतर्गत को क्या क्या आते हैं? अलवणीय और लवण जलीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र व संक्रमणकालीन पारितंत्र आता है। मानव निर्मित नगरीय व औद्योगिक पारितंत्र निर्भर करता है। जीवाश्म ईंधन पर जो है मानव निर्मित नगरीय व औद्योगिक पारितंत्र जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य तंत्र है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो अनिवार्य तंत्र क्या है? तापमान, आर्द्रता व मृदा जो है ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य तंत्र है। वन पारितंत्र को मुख्य रूप से विभाजित किया गया है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शंकुधारी वनों में जो है वन पारितंत्र को मुख्य रूप से विभाजित किया गया है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शंकुधारी वनों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा के, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे तो फिर बहुत समय गेन हो जाएगा, आप लोगों को समय की लॉस हो जाएगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लीजिएगा इसको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव कौन है? ये है हाथी, गेंडा, जंगली सूअर, शेर आदि जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में कहा जाता है सेल्वास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देती है, जिससे वाष्पो उत्सर्जन कम हो जाती है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानसूनी व ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देती है, इसलिए गिरा देती है कि उस समय पानी की उन लोगों का कमी बहुत, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कमी हो जाता है। अगर पत्तियां रहेगी तो फिर वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा करेगी, तो पानी की कमी वहाँ पे होगी, इसलिए जो है उस समय पे पत्तियां गिरा देती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं सागवान, शीशम, साल, बांस आदि जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाने वाले वर्षा वन है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उपोष्ण प्रदेश में। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ये लॉरेल है, मैग्नोलिया है, यूकेलिप्टस आदि हैं इस क्षेत्र में मध्य अक्षांशीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ये शीत ऋतु में जो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन जो है अपने पत्ते को झाड़ देते हैं। नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन है? वालनट है, मैपल है, एस है, चिस्टन, बीच आदि है। भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन सब है? कार्क है, जैतून है, पाइन आदि है जो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। भूमध्य सागरीय बायोम को क्या कहा जाता है? बांज वन व चैपरेल कहा जाता है भूमध्य सागरीय बायोम को। नेक्स्ट वन वह वन जिससे सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। टैगा वन से जो है सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। घास स्थल पारितंत्र को अन्य नामों से जाना जाता है, सवाना पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। प्रेरी व स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जबकि स्टेपीज जो है ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले
घास को क्या कहा जाता है? देखिए, दक्षिणी अमेरिका में जो है पम्पास पाए जाते हैं और अफ्रीका के घास को जो है सवाना कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स कहा जाता है घास के मैदान को। नेक्स्ट है पुस्टाज और कैंपस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पुस्टाज जो है हंगरी में पाया जाता है और कैंपस जो है ये ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। घास पाड़ी तंत्र किस उद्योग का आधार है? वो दुग्ध व चमड़ा उद्योग का आधार है घास पाड़ी तंत्र। पृथ्वी पर अधिकतर मरुभूमियाँ पाई जाती है कर्क व मकर रेखा के पास। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पे जो है अधिकतर मरुभूमियाँ पाए जाते हैं। इसकी कारण कई कारण हैं, क्योंकि पश्चिमी तट पे जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा चलती है, जिसके कारण जो है वाष्प उत्सर्जन कम होता है और बारिश जो है उधर कम होती है पश्चिमी तट पे, इसलिए वहाँ जो है मरुभूमियाँ पाई जाती है। ये भी इसका एक रीजन है। पृथ्वी का कुल भाग जिस पर मरुस्थल पाए जाते हैं लगभग 1/7 भाग पर है। टुंड्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि होता है टुंड्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है टुंड्रा के प्रकार होते हैं आर्कटिक टुंड्रा व अल्पाइन टुंड्रा। 2 प्रकार की टुंड्रा होती हैं और टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंजर भूमि। कम से कम 2 वर्षों से हिमीकृत धरातल को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। कम से कम 2 वर्षों से हिमीकृत धरातल को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर स्वच्छ जल पहाड़ी तंत्र के अंतर्गत आता है। स्थिर रुका हुआ जल, तालाब का झील, बहता हुआ जल, झरने, पर्वतीय जलधाराएं व नदियां जो है पृथ्वी पर स्वच्छ जल पहाड़ी तंत्र के अंतर्गत आता है। संक्रमणकालीन जलीय पहाड़ी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ज्वारनदमुख, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव पहाड़ी तंत्र जो है ये संक्रमणकालीन जलीय पहाड़ी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सागरीय पहाड़ी तंत्र में शामिल क्षेत्र है। सागरीय पहाड़ी तंत्र में जो है शामिल कौन सा क्षेत्र होता है? खुला समुद्र, मूंगे की चट्टानें, बैरियर द्वीप व तटरेखा, ये सब जो है सागरीय पहाड़ी तंत्र में शामिल क्षेत्र है। जलीय पहाड़ी तंत्र की वह गहराई जहाँ तक जाने पर सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है। लगभग 200 मीटर तक जो है जलीय पहाड़ी तंत्र की गहराई जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाते जाते समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर सागरीय पहाड़ी तंत्र की औसत गहराई कितना होता है? 4000 मीटर होता है पृथ्वी पर सागरीय पहाड़ी तंत्र की औसत गहराई। समुद्री पहाड़ी तंत्र में अधिक गहराई में रहने वाले जीव उच्च दाब के प्रति होते हैं। ये अनुकूलित होते हैं, उच्च दाब के प्रति अनुकूलित होते हैं समुद्री पहाड़ी तंत्र में रहने वाले अधिक गहराई में रहने वाले जीव। नेक्स्ट है सागरीय जीवों को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। ये प्लैंकटन और नेक्टन बेंथस के रूप में जो है इसको विभाजित किया जाता है सागरीय जीवों को। नेक्स्ट है सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र और सागर की ऊपरी इपीप्लेजिक मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु व पादप कहलाते हैं। ये प्लैंकटन कहलाते हैं। सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र और सागर की ऊपरी इपीलेजिक मंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु व पादप जो क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्लैंकटन श्रेणी में पादपों को कहा जाता है फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन श्रेणी के पादपों को फाइटोप्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन श्रेणी के जंतुओं को क्या कहा जाता है? जू प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन श्रेणी के जंतुओं को जू प्लैंकटन। नेक्स्ट है शाकाहारी जू प्लैंकटन पोषण के लिए निर्भर होते हैं। ये फाइटोप्लैंकटन पे जो है ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्लैंकटन से संबंधित शाकाहारी जू प्लैंकटन पोषण के लिए कहाँ पे निर्भर करते हैं? फाइटोप्लैंकटन पे ये सारे लोग निर्भर होते हैं। तमिलनाडु व लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में घास की अधिकता होने का कारण क्या है? ये लवणता है, यहाँ घास की अधिकता होने के कारण। नेक्टन समुदाय के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं जो धाराओं के विपरीत तैर सकते हैं। ये नेक्टन समुदाय के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं। बैंथिक समुदाय के अंतर्गत क्या आते हैं? सागरीय तल के समीप रहने वाले पादप व जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? बैंथिक समुदाय के अंतर्गत। बैंथिक समुदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पादप कौन है? सीबीडस, बड़े शैवाल, जोस्टेरा, टर्टल घास व खरपतवार आदि जो है बैंथिक समुदाय के अंतर्गत आते हैं।
बैंथिक समुदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जंतु कौन सब है? बाइवेल है, मुजेल है, ऑयस्टर है, स्टारफिश है, जो कि बैंथिक समुदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जंतु है। इसी में शार्क भी आता है, ऑक्टोपस भी आता है, टैगफिश आदि भी आता है बैंथिक समुदाय के अंतर्गत ही। परवाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सागरों में जो है परवाल पाए जाते हैं। परवाल के जीवित रहने के लिए तापमान उपयुक्त होता है -20 डिग्री सेल्सियस से -21 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान जो है परवाल के जीवित रहने के लिए उपयुक्त होता है। परवाल के जीव के मरने के उपरांत बनने वाली विशिष्ट प्रकार की दीवार की भांति संरचना हो जाती है, जिसे परवाल भित्ति कहा जाता है। परवाल जब मर जाता है तो उसके बाद जो एक विशिष्ट प्रकार की दीवार की भांति की संरचना होती है, जो कि परवाल भित्ति कहलाता है। और सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है महान परवाल भित्ति। परवाल भित्ति जो अन्य परवाल भित्तियों से बड़ी होती है, अवरोधक परवाल भित्ति या तट के समानांतर होता है। ग्रेट बैरियर रीफ अवस्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। अभी आप लोगों को बताए थे ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। वलयाकार परवाल भित्ति एटॉल का आकार होता है, अंगूठी या घोड़े की नाल की तरह होती है। विश्व की सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। विश्व की सागरीय जैव विविधता व उष्ण स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है परवाल भित्तियों को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। परवाल में रंगों का कारण होता है, ये जूजेंथली जो है परवाल में रंगों का कारण होता है। परवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथली शैवाल के पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभाव के कारण परवाल से अलग हो जाने पर परवाल का अपना वास्तविक रंग में आ जाना क्या कहलाता है? परवाल विरंजन जो है कहलाता है। भारत में सर्वाधिक परवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारत में सर्वाधिक परवाल भित्तियाँ पाई जाती है। परवालों के संरक्षण के लिए नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया है। कहाँ खोला गया है? ये पोर्ट ब्लेयर में खोला गया है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय झीलों के न्यूनतम तापमान कितना होता है? उष्णकटिबंधीय झीलों का न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होता है। झील मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है झील, ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक झील में जलीय पादप उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में। झील जिसमें पानी की स्वच्छता अधिक होती है ये ओलिगोट्रॉफिक कहलाता है, जिसमें पानी की स्वच्छता सर्वाधिक होती है। ज्वारनदमुख क्या होता है? जहाँ नदियाँ सीधे समुद्र में मिल जाती है उसी को ज्वारनदमुख कहा जाता है। ज्वारनदमुख में जैव विविधता व पारिस्थितिकीय उत्पादकता होती है, ये अधिक होती है। ज्वारनद में जैव विविधता व पारिस्थितिकीय उत्पादकता जो है अधिक होती है। ज्वारनदमुख प्रदूषण को नियंत्रित करता है, पेड़ पौधों द्वारा अवसादों व प्रदूषकों को अवशोषित करके जो है ज्वारनद प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ज्वारनदमुख बनाने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन है? माही है, तापी है, नर्मदा है, मांडवी है। ये सारे जो नदियाँ जो हैं ये ज्वारनदमुख बनाती है और ये जो है प्रदूषण को भी नियंत्रित करती हैं, पेड़ पौधों द्वारा और अवसादों के व प्रदूषकों को ये अवशोषित करके रोक लेता है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल कृत्रिम, प्राकृतिक, अस्थायी व अस्थायी, स्थिर या गतिमान, ताज़ा, खारा व लवण युक्त जल क्षेत्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रभूमि कहा जाता है। जिन दलदली क्षेत्रों को जल वर्षा के बजाय भौम जल या धरातलीय अपवाह से प्राप्त होती है वो कहलाते हैं फेन कहलाते हैं। जिन दलदली क्षेत्रों को जल वर्षा की बजाय भौम जल या धरातलीय अपवाह से प्राप्त होती है उसको फेन कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन कब हुआ था? ये 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के रामसर में एक शहर का नाम है जहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 2 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भाग जो आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है वो लगभग 4.7% क्षेत्र जो है 1,83,322 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। भारत का राज्य जहाँ सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल है वो गुजरात है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आर्द्रभूमियों को रखा जाता है। वे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ जहाँ मानवीय अतिक्रमण व पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो वो जो है उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की आर्द्रभूमियों में रखा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के स्थल जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है, और लोकटक झील जो है मणिपुर का ये शामिल है भारत के मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है जो उत्तराखंड सरकार राज्य में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये कांवरताल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये बिहार का जो है रामसर क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, ये 1985-86 में चलाया गया था। जल जिसमें मैंग्रोव प्रजातियों की वृद्धि अधिक होती है उसे लवणीय जल कहा जाता है। मैंग्रोव पौधे में विकसित विशेष श्वसन जड़ों को क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। मैंग्रोव पौधे में विकसित विशेष श्वसन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। लाल मैंग्रोव की श्रेणी में जो पौधे आते हैं क्या कहलाते हैं? जो अत्यधिक खारे पानी को सहन कर सकते हैं वो लाल मैंग्रोव की श्रेणी के पौधे में आते हैं जो अत्यधिक खारे पानी को सहन कर सकते हैं। बटनवुड मैंग्रोव कौन होते हैं? झाड़ी आकार के पौधे जो हैं वो बटनवुड मैंग्रोव के अंतर्गत आते हैं। मैंग्रोव की वनस्पति क्या है? राइजोफोरा प्रजाति और एक्सेंथस प्रजाति को जो है ये मैंग्रोव वनस्पति होती है। एक्रोस्टिकम, एजियानिटीज, एजीसीरस और बुगेरिया आदि जो है ये मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है। मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि विस्तार है, एक्वाकल्चर है, झींगा उत्पादन है, होटल है, उद्योग का निर्माण है, औद्योगिक कचरा है, जलवायु परिवर्तन, सुनामी आदि जो है मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, भारतीय मैंग्रोव समिति के निर्माण किया गया था 1976 में भारतीय मैंग्रोव समिति का निर्माण किया गया था। नगरीय पहाड़ी तंत्र पृथ्वी की कुल संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये 75% जो है नगरीय संसाधन जो है कुल संसाधन का नगरीय पहाड़ी तंत्र जो है 75% उपभोग करते हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र में फैला हुआ है, लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर फैला हुआ है जलीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों की लंबाई होती है 60 मीटर या अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों की लंबाई। आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेसम, कुसुम, चंदन आदि। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में वर्षा होती है 7 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में। शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन है? तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि जो है शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में जो है कांटेदार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र के चीड़ वृक्ष पाए जाते हैं 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर वृक्ष पाए जाते हैं सिल्वर फन, जूनिपर, पाइन, बर्च, रोडोडेंड्राइन आदि जो है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में मैंग्रोव वन फैलते हैं लगभग 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। भारत राज्य वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा ये किया जाता है? भारतीय वन संरक्षण द्वारा जो है भारत राज्य वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है इस चैप्टर में। वनोन्मूलन के मुख्य प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन है, आकस्मिक बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन है, जैव विविधता ह्रास है, मरुस्थलीकरण आदि जो है वनोन्मूलन का मुख्य प्रभाव है। राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं प्रति विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1985 में किया गया था। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए आधुनिक पद्धतियाँ क्या है? मेघ बीजन व सिंचाई के लिए टपक विधि का प्रयोग जो है मरुस्थलीकरण रोकने के लिए आधुनिक पद्धतियाँ हैं। नेक्स्ट है, जल में पादप प्लवकों और शैवालों की बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी के रंग में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? वाटर ब्लूम या एल्गन ब्लूम जो है कहलाती है, जब जल में पादप प्लवकों और शैवालों को बहुत अधिक और अचानक वृद्धि से पानी के रंग में परिवर्तन हो जाती है। जलीय सुपोषण को नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन पंप द्वारा, शैवाल फिल्ट्रेशन द्वारा, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन आदि के द्वारा जो है जलीय सुपोषण को नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय हैं। शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है, थैलोफाइटा वर्ग में जो है शैवालों का वर्गीकरण किया जाता है। हानिकारक शैवाल ब्लूम के लिए उत्तरदायी होता है। साइनोबैक्टीरिया जो है हानिकारक शैवाल ब्लूम के द्वारा जो है ब्लूम के लिए उत्तरदायी होता है। रेड लाइट के लिए उत्तरदायी होता है। जलीय तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में तीव्र वृद्धि जो है रेड लाइट के लिए उत्तरदायी होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं समाज, आर्थिक तंत्र व राजतंत्र जो है सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सुपोषण का जल एवं घुली ऑक्सीजन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। मानव गतिविधियों में परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, जो कि मानव गतिविधियों को परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। कुजनेटस वक्र का आकार होता है उल्टा यू प्रकार का उल्टा जो है वो होता है कुजनेटस वक्र का आकार होता है। नेक्स्ट है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित सवाल क्या है? नील हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित सवाल है, नील हरा शैवाल। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? रूसी जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन का जो है यह कथन है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। सर्वाधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? सागरीय व महासागरीय। धान का खेत एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले के। नेक्स्ट है, किसी एकल जाति व उसके निवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। किसी जाति व उसके निवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब जो है कल हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार्य को देखेंगे, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम को देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, आप लोग अपने पढ़ाई को और बढ़ा दीजिए, पढ़ाई में को जो है और दुगनी रफ्तार दीजिए। एग्ज़ाम जो कि जो है बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ये इधर 2-3 से 4 महीने के अंदर ही होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।